भावनाएं कितनी प्रबल रही। यहाँ का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के बाद पूरा देश और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कितनी तीव्रता दिखाई थी। यानी हमारे कार्यक्रम को जैसे वृंदावन बिहारी लाल की और राधे रानी की इतनी कृपा रही, यमुना मैया की इतनी कृपा रही कि पूरा कार्यक्रम जब सकुशल संपन्न हुआ, आयोजन के दौरान कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही। यही इस धरती का पुण्य है, इस धरती का प्रताप है। आपको जो संतों का सानिध्य, इन्हीं सब बातों को लेकर के बार बार लेने की इच्छा होती है। मैं एक बार फिर से आप सब यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस महोत्सव का जो कार्यक्रम कुछ ही देर के बाद प्रारंभ होगा, उस पूरे कार्यक्रम में आपका आशीर्वाद केंद्र और प्रदेश सरकार के उस आयोजन से जुड़े हुए सभी विभागों को प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, मथुरा में इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। इससे पहले कानपुर की वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब वो पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करते हुए नजर आए। और ये भव्य कार्यक्रम जो कि मथुरा में रखा गया है, कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, इस बात का जिक्र किया। और वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नजर आए योगी आदित्यनाथ। ड्रग्स केस पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए धमाका किया था, जिसके जवाब में नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करते हुए उन पर नोटबंदी के बाद जाली नोट के करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी की ओर से आशीष शेलार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करने वालों से पटाखा भी नहीं फूटा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नवाब मलिक जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर, जिसका पलटवार भी तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे थे, लेकिन ये बम उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पार्टी पर फूटा है, क्योंकि रियाज भाटी का जिस तरीके से जिक्र किया गया उसी को लेकर बीजेपी अब नवाब मलिक से सवाल पूछती हुई। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लौंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लौंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, खुखायत गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं।
और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी पकाने का जो असफल प्रयास था, उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि रियाज भाटी कौन है, जिस पर बीजेपी ने नवाब मलिक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें रियाज भाटी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ होने का दावा किया गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे थे, पर फूटा उनके अपने ही सर पर, इनकी सरकार पर ही वो हाइड्रोजन बम फटा। जिन लोगों के नाम उन्होंने उजागर किए, उन लोगों के दफ्तर का उद्घाटन कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर जी करते हैं। कांग्रेस दल उन्हें बड़ा पद देता है। अब वर्तमान में वे राष्ट्रवादी के नेता है, राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ उनका घूमना फिरना है। सर, लेकिन इसमें कुछ नाम बोले, रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने भी कई बार अंडरवर्ल्ड के आरोप में गिरफ्तार किया है। यासिर अराफात बोलते हैं बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ क्या कनेक्टिविटी है? मूलतः बुनियादी बात को समझने की आवश्यकता है। जो भाजपा के नेता है, उनके भ्राता के बारे में जो चर्चा हो रही है, वह वर्तमान में राष्ट्रवादी का नेता है। इसके पूर्व वो कांग्रेस का नेता था। जगदीश टाइटलर उसके दफ्तर के उद्घाटन के लिए स्वयं आए थे। दाऊद के गुर्गों के साथ इनका जो संबंध, गहरा संबंध जो सामने आया है, क्या उसी को चलते ड्रग माफिया में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ होता है? क्या उसी के चलते ये रोजाना पत्रकार वार्ता हो रही है? क्या कारण है? इन बातों का जवाब ठाकरे जी के अगुवाई में चलने वाली सरकार को देना होगा। 24 घंटे बीत गए, इतना गंभीर आरोप पुख्ता सबूतों के साथ करने के बावजूद भी क्यों ठाकरे सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही? रियाज भाटी का फोटो और उसका आरोप उन्होंने किया, उस पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय या माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है, ना कोई संपर्क है। और इसके लिए ही शायद स्वयं नवाब मलिक जी ने कहा कि हम आरोप लगाना नहीं चाहते। और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं, जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है।
इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर जाली नोट घोटाले में पकड़े गए बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख के भाई इमरान आलम शेख को अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाने का भी आरोप लगाया है, जिस पर हाजी अराफत शेख ने कहा है कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। पिक्चर उन्होंने शुरू की एंड ये हाजी अराफत शेख करेगा। ये सारी बातों का ज़रूर मैं खुलासा करूँगा कि आज जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं उन्होंने क्या क्या कहा। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो कहा, मैं उस आधार पे आपके साथ में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको पूरा सुनने के बाद सारी बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन का बंटाढार किया है, किस तरीके से बोगस सीईओ लाया है, किस तरीके से बोगस डिप्टी सीईओ लाया है, कौन सी ज़मीन को बेचा है, कैबिनेट का और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की दिशा किस तरीके से इन्होंने दिशा भूल करने का काम किया है, किस तरीके से शरद पवार जी की दिशा भूल करने का काम किया है, अपने आयबों को छुपाने के लिए किस तरीके से वो कर रहे हैं, अपने दामाद का गुस्सा, जब एक दामाद अरेस्ट होता है और एक अधिकारी अगर उसको नहीं छोड़ता है तो वो गुस्सा निकालने के लिए किस तरीके से लोगों की बहन बेटियों तक के वो जा रहे हैं, वो सारी बातों के ऊपर ज़रूर कहूँगा। कि इतना ही कहूँगा कि नवाब मलिक से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और समीर वानखेड़े से कोई दोस्ती है, लेकिन मैं समीर वानखेड़े नहीं हूँ, मैं हाजी अराफत शेख हूँ। ज़रूर सारी बातों का जवाब दूंगा। और नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर हैदर आजम नाम के शख्स को बड़ा पद देने का आरोप लगाया। नवाब मलिक ने हैदर आजम पर मुंबई में बांग्लादेश के लोगों को बसाने का काम करने का भी सीधे तौर पर आरोप लगाया। नवाब मलिक के इन आरोपों को हैदर आलम ने पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने जल्द ही नवाब मलिक के आरोपों पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी के नेता हैदर आजम जी हैं। हैदर आजम जी, नवाब मलिक ने साफ तौर पर पहला आरोप ये लगाया कि आप इस इलाके में बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग बांग्लादेशियों को भगाने का काम करते हैं, बसाने का काम असलम शेख और नवाब मलिक करते हैं। उनके झूठे डॉक्यूमेंट्स बना करके उनको वोटर बना करके चुनाव में उनका इस्तेमाल करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का मैं 25 साल से कार्यकर्ता रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी का तो मूल्य वो है कि बांग्लादेशियों को भगाओ ना कि बसाओ। तो ये बेबुनियाद आरोप है। इस आरोप को लेकर के मैं कल डिफामेशन केस फाइल कर रहा हूँ नवाब मलिक के खिलाफ, जो सेक्शन 499 500 IPS के तहत होगा और नवाब मलिक को कोर्ट में इसका जवाब देना होगा। एक अहम चीज परिवार से ये समझ में आती है कि उन्होंने एक साफ तौर पर आपने कहा कि नवाब मलिक के घर में एक महिला है जिसका दाऊद से ISI से संबंध है और एक्टिविटीज में भी वो शामिल रही है। नवाब मलिक की रिश्तेदार है, उनके घर की वो सदस्य हैं। उसका सिर्फ दाऊद इब्राहिम कासकर के साथ संबंध ही नहीं, रिश्तेदारी ही नहीं, बल्कि वो ISI के साथ भी संबंध रखती हैं और इसका खुलासा मैं 5 दिनों के बाद में मीडिया के सामने करूंगा। वो महिला कौन है उसकी जानकारी? उन्होंने जो है सुरसुरी जलाई है, मैं ये न्यूक्लियर दागूंगा। वो महिला कौन है उसकी जानकारी? उनके रिश्तेदार है, उसका नाम, उसका सारा डिटेल आपको 5 दिन में मिलेगा। नवाब मलिक ने फडणवीस पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बचाने का आरोप लगाया है और नोटबंदी के बाद जाली नोट के घोटाले का आरोप लगाते हुए वानखेड़े को भी निशाने पर लिया, जिस पर समीर वानखेड़े की ओर से सफाई आने में देर नहीं लगी। न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने नवाब मलिक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और 14 करोड़ 56 लाख नहीं बल्कि करीब 32 लाख के नकली नोट पकड़े जाने का दावा किया। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी होने का भी दावा किया। नोटबंदी हो गई पूरे देश में, जाली नोट चाहे पंजाब हो, 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। लेकिन आठ अक्टूबर 2017 तक
लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग ज्वाइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर आपको बता दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने जिन्ना पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 1947 में आजादी के वक्त जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो आज देश का बंटवारा नहीं होता। ओपी राजभर की तरफ से यह विवादास्पद बयान दिया गया, जिसमें साफ तौर पे यह कहा गया कि अगर प्रधानमंत्री जिन्ना होते तो शायद देश का बंटवारा नहीं होता। और ओपी राजभर जो कि लगातार इस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं, विवादास्पद बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर से जिन्ना को लेकर ये विवादास्पद बयान ओपी राजभर की तरफ से दिया गया है। यूं तो यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओपी राजभर तमाम जिलों में जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है और इस बीच विवादास्पद बयान। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। और इस वक्त बीजेपी नेता मोहसिन रजा जी हमारे साथ मौजूद है। रजा साहब, आप कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि लगातार जब भी चुनाव होते हैं तो जिन्ना का जिक्र जरूर होता है और इस बीच ओपी राजभर की तरफ से ये बयान। ये साफ हो गया कि इनकी विचारधारा विभाजनकारी विचारधारा है, इसीलिए जिन्ना को ये लोग बार बार अपना कहीं ना कहीं हीरो मानने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उस विचारधारा में बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हैं कि विभाजनकारी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये सारे के सारे, और बड़ा देश के लोगों को लिए एक खतरा पैदा हो रहा है कि ये कोई विभाजन की कोई नई और सियासत तो नहीं जन्म लेने जा रही है इन लोगों की विचारधारा। और जिस तरह के इनके बयान आ रहे हैं, ये वाकई में देश के लोगों को चिंतित कर रहे हैं कि आप आज कह रहे हैं कि साहब वो हीरो थे। अखंड भारत की विचारधारा के मंच पर आपने विभाजनकारी की तारीफ करी और आज भी जस्टिफाई करने को तैयार हैं, और बार बार जस्टिफिकेशन ये बताता है कि ये विभाजन की एक और साजिश का हिस्सा तो नहीं बन रहा है कहीं। जी, लेकिन रजा साहब, क्या चुनाव के वक्त नफरत की जुबान बोलना या नफरत फैलाना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि विवादास्पद बयान दिया जाए? क्या वाकई आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को अब अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है कि मूलभूत मुद्दों पर बातचीत कीजिए? देखिए, ये मूलभूत मुद्दों पर क्या बात करेंगे, क्या विकास पर बात करेंगे? जिनकी पार्टी की स्थापना, समाजवादी पार्टी की स्थापना ही
आपने देखा किस बात पर हुई थी, कार सेवकों की हत्या हुई, उसके बाद समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो जहां पर आस्था की हत्या की जाए, श्रद्धालुओं की हत्या की जाए, इंसानों की हत्या की जाए और उस पर पार्टी बनाई जाए, तो उस पार्टी से आप क्या उम्मीद करिएगा, उसकी क्या विचारधारा हो सकती है? तो ये साफ हैगा। और उनके साथ अगर ओम प्रकाश राजभर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबकी विचारधारा एक ही है इन लोगों की। हमारी विचारधारा देश हित में है, जनहित में है। आपको लगता है कि इस बयान के जरिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है ओपी राजभर का? देखिए, क्या वो हमला करेंगे? हम अखंड भारत की विचारधारा की सरकार चला रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और आज देश का गौरव और सम्मान बढ़ा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये लोग क्या दिखाएंगे, लेकिन हाँ, इनका असली चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने निकल कर आ रहा है कि किस विचारधारा के लोग हैं। अगर इन्हें मौका मिले तो ये तालिबानी सत्ता ला सकते हैं उत्तर प्रदेश में। बीजेपी का स्टैंड क्या कुछ रहेगा, क्योंकि चुनाव के वक्त अक्सर ऐसे बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन जनता चाहती है कि जो भी पार्टी या जो भी सरकार उनके हक के बारे में, उनके अधिकार के बारे में बात करेगी, हम उसके साथ ही खड़े होंगे। लेकिन ऐसे बयानों से राजनीतिक पार्टियों को कितना बचना चाहिए? बिल्कुल बचना चाहिए। हमारे साथ देखिए ना, हमने सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर कानून का राज स्थापित किया, विकास किया। कोरोना काल में हमने जिस तरह से करोड़ों करोड़ लोगों को, उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, कोरोना से बचाने का काम किया आदरणीय योगी जी की सरकार ने, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया। तो हमारी जनता के हितों को लेकर हमारी जो कहना चाहिए, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है, इनके लिए मेवा खाने का माध्यम होता है सत्ता। इसीलिए ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति करते हैं। और भी मैंने आपसे साफ साफ सी बात कही है कि इनकी पार्टी की स्थापना जब कार सेवकों की हत्या हो गई, मुल्ला मुलायम सिंह का उन्हें खिताब मिल गया, तब इन्होंने पार्टी की स्थापना कर दी। तो आप सोचिए उस पार्टी की विचारधारा क्या हो सकती है? देश हित में तो नहीं हो सकती, न जनहित में हो सकती। मोहसिन रजा साहब, चुनावी वक्त है और ऐसे में जो भी नेता या जो भी दिग्गज नेता मंच के जरिए या अपने बयान के जरिए जो कुछ भी कहता है, उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है। लेकिन ऐसी नफरत भरी बयानबाजी देश के लिए, देश के लोगों के लिए कितना खतरनाक आप मानते हैं? बिल्कुल, देश के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और देश पूरी तरीके से सुरक्षित हाथों में है। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है, और उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश पर आंच नहीं आने देगी। ये हमारे प्रधानमंत्री का भी संकल्प है, ये हम सब का भी संकल्प है, हमारे एक कार्यकर्ता का संकल्प है। हम देश हित में, जनहित में काम करने वाले लोग हैं, हम देश के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं। जी, और लगातार देखिए जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी सामने बयान आते रहे हैं कि देखिए उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब जिन्ना को लेकर ओपी राजभर की तरफ से ये ताजा बयान, तो क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल है वो संतुष्ट नहीं है? जिस तरीके से महंगाई को लेकर हमला बोलता हुआ विपक्ष नजर आता है, चाहे वो अलग अलग राज्यों की सरकारें हो, प्रधानमंत्री हो, हार मान चुके हैं। इनको सबको पता है, ये हताश और निराश हारे हुए लोग हैं। इनको परिणाम पता है 2022 का। तभी ये आज जिन्ना को लेकर आए हैं कि ताकि जिन्ना के कुछ बचे हुए जो लोग हैं, उनकी विचारधारा के बचे हुए लोग अगर हैं कहीं, तो हमें वोट देते हैं। ये इसलिए बयान दिए जा रहे हैं, और इनकी विचारधारा देश के सामने आ रही है। तो अब इनसे कुछ होने वाला नहीं है इन लोगों का। लेकिन हाँ, ये तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति यही लोग करते हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन हमारे साथ मौजूद है। हसन साहब, आप कैसे देखते हैं ओपी राजभर के इस बयान को, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं ऐसे जहरीले बोल अक्सर देखने को मिलते हैं, और ये नफरत भरी बयानबाजी है, नफरत भरी राजनीति, आखिर आपको क्या लगता है कि क्यों राजनीतिक पार्टियों को जरूरत पड़ जाती है ऐसे बयान देने के लिए? देखिए भारती, आप ओपी राजभर जी की बात कर रहे हैं, तो बयान उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ उनका प्रवक्ता उस बात पे जवाब देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जिन्ना पे बात करके हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते हैं, लेकिन जिन्ना जी की जो फोटो आपके संसद भवन में लगी है, उसको पहले नहीं हटाने की सोचते हैं कि आखिर अगर कहीं सफाई करनी है, हम सब कहते हैं, समाजवादी लोग तो कहते हैं आप हटा दीजिए जिन्ना की तस्वीर, क्यों संसद भवन में लगाएं? 7 साल हो गए प्रधानमंत्री। ओपी राजभर के इस बयान को जायज मानते हैं, आप सही मानते हैं? देखिए, बयान तो ओपी राजभर जी ने दिया है, मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। वो बयान उनका राजभर जी का है, वो उस पर उनका प्रवक्ता उनकी सफाई देगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे।
लेकिन हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दे नहीं बचे हैं। हिंदू और मुसलमान करके देश को बांटने का काम अगर कोई पार्टी कोई दल कर रहा है, ये बयान बीजेपी की तरफ से नहीं, ओपी राजभर की तरफ से आया है। आप हमला सीधे तौर पर बीजेपी पर बोल रहे हैं। देखिए राजभर जी की तरफ से बयान आया है तो राजभर जी की पार्टी उस पर जवाब देगी। समाजवादी पार्टी का मेरा जो जवाब तो उनकी पार्टी देगी, लेकिन आपका स्टैंड क्या है? समाजवादी पार्टी क्या सोचती है इस बयान को लेकर? देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। आज महंगाई मुद्दा है, आज किसान मुद्दा है, आज उस पर बात नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिन्ना पे, पाकिस्तान पे, हिंदू पे और मुसलमान पे वार्ता हो, उस पे डिबेट चली जाए, उस पे वार्ता हो, उस पे बहस हो। हम पूछते हैं कि गैस के दाम पे क्यों नहीं बहस की जाती, क्यों सरसों के तेल पे बहस नहीं की जाती? सर, हिंदू मुसलमान तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि ओपी राजभर पर समाजवादी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है। लेकिन आप तो यहाँ पर इतने ज्यादा डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फखरुल हसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओपी राजभर जिन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया है, सीधे तौर पर कहा कि अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते तो शायद देश का बंटवारा नहीं होता। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा ओपी राजभर की तरफ से। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए, वो क्यों उनकी तारीफ करते थे। तो ये जिन्ना राग अलापते हुए ओपी राजभर नजर आ रहे हैं। हालांकि यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम विपक्षी दल जो है लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी कड़ी में जिन्ना को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो शायद 1947 में देश का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी के जो नेता हमारे साथ मौजूद थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रही है, रीत रही है और ऐसे में उनका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यूपी की जनता, देश की जनता यही चाहती है कि जो भी राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में हो वो हमारे अधिकारों की बात करे, हमारे मूलभूत मुद्दों की बात करे और इस तरीके से नफरत भरी अगर बयानबाजी होती है तो उसका भी जनता वोट के जरिए अपना जवाब जरूर देती है। लेकिन अब ओपी राजभर के इस बयान के बाद किस तरीके से आगे यूपी की जनता देखती है इस बयान को, या किस तरीके से बीजेपी या तमाम विपक्षी दल इस पर कटाक्ष करते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से ओपी राजभर की जुबान से ऐसा बयान सामने आया है जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं।